आज के हमारे इस कार्यक्रम में एडवोकेट प्रशांत पांडे जी हैं और परशुराम सेना के प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। इनसे आज चूंकि अधिवक्ता भी हैं तो अधिवक्ता से जुड़ी बातें भी होंगी, परशुराम सेना की बातें भी होंगी और इनके जीवन काल में कैसे राजनीति इन्होंने किया उस पर भी हम चर्चा करेंगे। स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के समय में परशुराम सेना की सबसे बड़ी लड़ाई क्या है? सबसे बड़ी लड़ाई परशुराम सेना की। पहली बात तो मैं आपकी मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार ज्ञापित करता हूं। वर्तमान समय में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की युवा शाखा है परशुराम सेना। परशुराम सेना की सबसे बड़ी लड़ाई अगर है तो जो ब्राह्मण युवा भटक रहे हैं, जिनको कहीं रास्ता नहीं मिल रहा है, उनके लिए परशुराम सेना काम कर रही है। परशुराम सेना की सबसे बड़ी लड़ाई है कि संवर्ण रक्षा आयोग का गठन हो, शहीद मंगल पांडे की प्रतिमा ब्राह्मण समाज के सम्मान के नाते विधानसभा के समक्ष लगाया जाए। क्या आपको लगता है कि समाज जातियों में बढ़ती जा रही है, इसका समाधान क्या है? देखिए, उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, इन सभी यह जो प्रदेश है, यहाँ पे जातिवाद राजनीति शुरू से ही होता आ रहा है और वर्तमान में जाति की जो राजनीति है वह बढ़ती जा रही है और इस प्रकार से बढ़ती जा रही है जिसका कोई समस्या, यह जो समस्या, इसका समाधान कोई नहीं हो सकता है। हम कह सकते हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन यही सरकार आरक्षण भी तो दे रही है, यही सरकार यूजीसी भी तो लागू कर रही है सवर्ण समाज के साथ। तो हम कैसे न कहें कि सरकार ही तो हमें जातियों में बांट रही है। ब्राह्मण समाज की उपेक्षा की बात अक्सर होती है, क्या यह वास्तविकता है या राजनीति? नहीं, ब्राह्मणों की उपेक्षा वर्तमान में बढ़ती जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज के समय का जो परिवेश देखा जाए, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर कहीं अपमान चाहे एनकाउंटर हुआ है पिछले 10 सालों में, तो सबसे ज्यादा ब्राह्मण समाज का हुआ है। आज चाहे भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व हुआ, चाहे भारतीय जनता पार्टी का जो है क्षेत्र नेतृत्व हुआ, इन सभी जगहों पर ब्राह्मण समाज का अवहेलना हो रहा है और कहीं ना कहीं से ब्राह्मण समाज अपने को उपेक्षित हर जगह पे पा रहा है। एक वकील के तौर पे ऐसा कौन सा केस या अनुभव रहा जिसने आपको भीतर तक प्रभावित किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। मैं 2021 में वकालत शुरू किया और 2021 में जब मेरा पहला केस लगा और वह था 308 का और मुझे बहस करना था, उस दिन हमारे जो सीनियर एडवोकेट थे शिव मापत उपाध्याय जी, वह आए नहीं थे और फाइल हमारे पास थी, हम ही को फाइल देखना था। और संजोग से संवर्ण रक्षा आयोग के गठन के लिए गोरखपुर में हमारे संगठन का कार्यक्रम भी था और इस प्रकार से मतलब दोनों तरीके से पेचीदा मामला था। एक तरफ जहां हमें बहस करना था और एक तरफ जहां अपने समाज के लिए धरने बैठना था, अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ना था। तो संजोग ऐसा था कि मैं जल्दी कोर्ट गया और कोर्ट जाके और जैसे ही जज साहब का आगमन हुआ, मैंने कहा कि सर मेरी फाइल कृपया पहले देख लिया जाए, मैं बहस करना चाहता हूँ। मैं 12 बजे तक बहस करके और उसके बाद धरना स्थल पे पहुंचा। हाँ, मैं अपने कार्यकर्ताओं का, अपने नेता का, सबका मैं हृदय तल से गहराइयों से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मौके पे पहुंच के धरना शुरू करवाया और धरना प्रदर्शन और आंदोलन बहुत ही सुचारू रूप से हमारा पूरा हुआ। तो बहुत ही मतलब सलीके से मुझे अधिवक्ता का और जनता का, दोनों का जो है मार्गदर्शन मिलता है और सही से काम करते हैं। क्या भारत की न्याय व्यवस्था आम आदमी के लिए आसान है या अभी भी बहुत जटिल है? एक कोर्ट ही है जो आम आदमी को न्याय दिलाता है। मेरे समझ से मैं जब से अधिवक्ता के पेशे में आया, मैंने देखा कि सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, लेकिन जब न्याय की बात आती है
तो कहीं ना कहीं से एक अधिवक्ता एक आम आदमी के लिए दृढ़ संकल्प के साथ खड़ा होता है और उसकी उतनी मदद करता है जितना सत्ता पक्ष में बैठे बड़े बड़े नेता नहीं कर सकते हैं। गोरखपुर में कानून व्यवस्था को आप किस नजर से देखते हैं? वर्तमान समय में गोरखपुर की जो कानून व्यवस्था है, कहीं ना कहीं से यह व्यवस्था डगमगाती नजर आ रही है। दिन प्रतिदिन चाहे चिलुआ ताल हुआ, चाहे गोरखनाथ हुआ, चाहे कोतवाली हुआ, चाहे खजनी थाना हुआ, चाहे हरपुर थाना हुआ, तमाम थानों पे हत्या, रेप, दुष्कर्म जैसी तमाम खबरें दिन पर दिन चलती जा रही हैं। कहीं ना कहीं से माननीय मुख्यमंत्री जी का जिला है, कानून व्यवस्था तो बहुत अच्छा रहना चाहिए, जिस हिसाब से रहना चाहिए उस हिसाब से कानून व्यवस्था नहीं हो पा रहा है। युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति और सोशल मीडिया की लत पर आपकी क्या राय है? देखिए पांडे जी, ये बहुत ही गहन अध्ययन के बाद जो है आप क्वेश्चन पूछे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वर्तमान समय में जो युवा है वह दो लत से भयंकर बीमारी से ग्रसित है। पहला तो मानसिक टेंशन ले रहे हैं। मानसिक टेंशन किस लिए ले रहे हैं? मानसिक टेंशन का सबसे बड़ा कारण है नशे की लत, और दूसरा सबसे बड़ा कारण है सोशल मीडिया। दिन भर इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे जो वह समय दे रहे हैं, यह समय अगर समाज में अपने को बनाने में अगर दें तो कहीं ना कहीं से भारत के युवा, कहीं ना कहीं से भारत का भविष्य सुरक्षित होगा। लेकिन अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से भारत के युवा नशे की लत में पड़ते जा रहे हैं, यह नशा भारत देश को कहीं ना कहीं से पीछे ले जाने में बहुत बड़ा असरकारक हो रहा है, और हमें इस नशे के लिए दिन पर दिन लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मैं खुद परशुराम सेना का प्रदेश महामंत्री होने के नाते जगह जगह पे युवाओं से मिलता हूं और युवाओं से यही कहता हूं कि कृपया आप दो नशा छोड़ दीजिए। पहला नशा दारू का होता है और दूसरा नशा सोशल मीडिया का होता है। यह दो नशा आप छोड़ के अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए अगर काम करिएगा तो कहीं ना कहीं से आप देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत अच्छा काम करिएगा। क्या धर्म और राजनीति को अलग रखना चाहिए? मेरे समझ से धर्म और राजनीति का कोई पहलू नहीं होना चाहिए। धर्म, चाहे वो सनातन धर्म हुआ, चाहे वो किसी भी संप्रदाय का हुआ, राजनीति जनता की सेवा के लिए बना है, और धर्म कहीं ना कहीं समाज की सेवा के साथ साथ धर्म कहीं ना कहीं हमको अध्यात्म से जोड़ता है, हमें कहीं ना कहीं ऊर्जा देता है। देखा जाए तो एक दूसरे के पूरक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन धर्म जो होता है वो सत्य के मार्ग पे चलने पे होता है, और राजनीति जो होती है वह जनता की सेवा के मार्ग पे चलने पे। अगर आपको सरकार को 3 सुझाव देने हों तो वो 3 सुझाव क्या होंगे? सरकार को 3 सुझाव मेरे तरफ से। पहली बात तो बढ़ती बेरोजगारी। यह बेरोजगारी जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश चाहे भारत देश में बढ़ती जा रही है, और उस बेरोजगारी के नाते न जाने तमाम युवा अपने को मौत के घाट उतार ले रहे हैं, न जाने तमाम युवा डिप्रेशन में आके अपने को फांसी दे रहे हैं। यह बहुत बड़ा कारण है। मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्रता से कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश की रहने वाले युवाओं के लिए यह जो पेपर लीक हो रहा है, यह जो बेरोजगारी बढ़ रही है, यह बहुत बड़ा चिंता का विषय है, और इस पे कहीं ना कहीं से आपको संज्ञान लेना चाहिए। अगर यह संज्ञान नहीं लेंगे तो आने वाले समय में युवाओं का भविष्य अंधकार और खतरे में होता जा रहा है। आपके विरोधी आपको किस बात के लिए सबसे ज्यादा आलोचना करते हैं और आप उसका क्या जवाब देंगे? बहुत ही सही सवाल पूछे हैं। हमारे विरोधी हर समय पे कहीं ना कहीं से षड्यंत्र करके, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, परेशान करने की कोशिश तो जरूर करते हैं।
लेकिन ईश्वर की और जगदम्बा जी की और जनता जनार्दन की इतनी कृपा है कि मैंने कभी भी सत्य का साथ दिया है और सत्य की लड़ाई लड़ा है। और आज भी चाहे वो कोई भी जाति धर्म संप्रदाय मजहब का हो, अगर वह पीड़ित है तो गोरखपुर में एकमात्र ऐसा नेता हूं जो हर पीड़ित का आवाज उठाता हूं, हर सबके लिए खड़ा रहता हूं और जितना संभव हो सकता है आर्थिक सामाजिक सहायता हर चीज से उसकी मदद करता हूं। आखिर आप राजनीति, समाज सेवा और वकालत के बीच संतुलन कैसे बनाते हैं? करना तो बड़ा कठिन है, लेकिन कहते हैं कि अगर किसी चीज को शिद्दत से किया जाए तो सारी कायनात लग जाती है उसे मिलाने में और कराने में। मैंने 2015 से राजनीति शुरू किया और 2021 में वकालत शुरू किया। राजनीति में आने के बाद मैंने एक चीज देखा कि राजनीति में जब तक आप जनता के सवालों का, जनता के जो भी गंभीर मुद्दे हैं, अगर उस पर आप ध्यान देते हैं, उस पर आप काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं से राजनीति में जनता आपको शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाती है। लेकिन अगर आप हवाबाजी करेंगे, रीलबाजी करेंगे और कहीं ना कहीं से जनता के बीच नहीं रहेंगे तो आप ज्यादा दिन तक राजनीति में टिक नहीं सकते हैं। जनता जनार्दन ही एक ऐसा राजनीति का धरोहर है कि जनता अगर चाहेगी तो आपको शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचा सकती है और जनता अगर चाहेगी तो आपको नीचे गिरा देगी। और उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि चाहे बसपा की सरकार रही हो, चाहे सपा की सरकार रही हो, अर्थ से फर्श तक आने में समय नहीं लगा, और चाहे किसी की भी सरकार हो। क्या आप लोग काफी दिनों से सरकार भी आपकी है और काफी दिनों से आप लोग श्रवण आयोग की मांग करते हैं, क्या कारण है कि आपकी बात सुनी नहीं जाती है और आप अपनी सरकार की बड़ाई करते हैं, जो आपके समाज के साथ ही एक श्रवण आयोग का गठन के लिए आप लोग मांग करते हैं, जो उस पर सरकार कभी खरी नहीं उतरती है? नहीं, बात तो बहुत आपकी सही है। जब अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री, हम लोगों के अभिभावक माननीय डॉक्टर केसी पांडे जी ने सवर्ण रक्षा आयोग की बात की थी, उस समय माननीय मंत्री जी समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री थे। 2 अक्टूबर का दिन था और माननीय मंत्री जी के सानिध्य में हम सभी परशुराम सेना के कार्यकर्ता और पदाधिकारी एज ए मंत्री होते हुए समाजवादी पार्टी की सरकार में, अपनी सरकार में धरने बैठे थे और उनका सबसे बड़ा मुद्दा था कि सवर्ण रक्षा आयोग का गठन किया जाए, ब्राह्मण बल कल्याण बोर्ड का गठन किया जाए और कर्मकांडी जो ब्राह्मण हैं, जो जिनका जो है पूजा पाठ से जो है जीवन यापन चलता है, उनके लिए मासिक पेंशन की व्यवस्था की जाए। ऐसे तमाम मुद्दे सवर्ण और ब्राह्मण समाज के लिए हमने उठाया है और सत्ता में रहते हुए भी उठाया है और विपक्ष में भी रहते हुए उठाया है। और आज भी जब हम लोग सत्ता में हैं तो हम लोग सवर्ण आयोग की गठन की मांग के लेके, चाहे ब्राह्मण कल्याण बोर्ड की मांग को लेके, चाहे कर्मकांडी ब्राह्मणों को मासिक पेंशन की मांग के लेके, हर चीज के लिए हमने सरकार से मुद्दा उठाया और आज भी हम लोग अपनी बात सरकार से रखते हैं। आज सोशल मीडिया पे देखिए, एक आपके विपक्ष के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की बिटिया अदिति यादव के ऊपर एक सोशल मीडिया पे अभद्र टिप्पणी हुआ था, जिसको लेके समाजवादियों में काफी उग्रता है। लेकिन आपकी सरकार है, आपके वो विपक्ष के नेता हैं, क्या राजनीति में अब परिवार को भी आप लोग समाहित कर दिए हैं? नहीं, कहीं ना कहीं यह बहुत गलत हुआ है। मेरे समझ से राजनीति एक सांस्कृतिक, एक सामाजिक स्तर पे करने के लिए है। राजनीति को किसी के व्यक्तिगत परिवार के बारे में बोलना, और वह भी उस व्यक्ति के परिवार के बारे में जो खुद मुख्यमंत्री रहे हैं, जिनका राजनीतिक परिवार रहा है, उनके परिवार के बारे में या उनके बेटी के बारे में इस प्रकार से बोलना बहुत ही शर्मनाक है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं और जो भी बोला है उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की मांग करता हूं। लेकिन बात यह है कि कहीं ना कहीं से, हर जगह से
चाहे पीलीभीत हो, चाहे बदायूं हो, चाहे सहारनपुर हो, चाहे मेरठ हो, चाहे मुरादाबाद हो, चाहे प्रयागराज हो, जहां पे भी ब्राह्मण बेटियों का अपमान हुआ है वहां पे ना विपक्ष बोला है ना सत्ता पक्ष बोली है। अगर कोई बोला है तो परशुराम सेना अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा अपनी बेटियों के लिए न्याय की आवाज उठाई है। तब ना सत्ता पक्ष बोलती है ना विपक्ष बोलती है। तो जो आपकी सरकार है वर्तमान में उत्तर प्रदेश में और देश में भी, तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नारी सशक्तिकरण की बात आप लोग करते हैं और आप खुद कह रहे हैं कि न सत्ता पक्ष और न विपक्ष दोनों लोग बेटियों के साथ खड़ी नहीं थी, हमारी परशुराम सेना खड़ी थी। तो सरकार के यानी दावे महिलाओं पे ये कच्चा साबित हो रही है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से ऐसे तमाम मुद्दे 9 साल के अंदर हुए हैं, हम लोग जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले हैं तो अपनी बात रखा गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पे संज्ञान भी लिया, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी भी उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से महिलाओं के साथ जो बर्बरता हो रहा है, जो महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, यह दुखद है। मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि महिला आयोग इस पे तत्काल प्रभाव से काम करे और एक ऐसा गठन किया जाए जो स्पेशल उत्तर प्रदेश की महिलाओं की सुरक्षा के लिए तत्काल जैसे एंटी रोमियो दस्ता बना था माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, वैसे पुनः कुछ ऐसा बोर्ड बनाया जाए जिससे महिलाओं के लिए हर प्रकार से सुरक्षा प्रदान किया जाए। 2027 का चुनाव दिनों प्रतिदिन करीब आता जा रहा है। क्या 2027 में आप फिर वापसी करेंगे या आप की जगह कोई और ताज पहनेगा? देखिए, जो ब्राह्मण समाज का सम्मान करेगा वही सत्ता पर राज करेगा। मैं पुनः कहना चाहता हूं कि हम लोगों की मांग है उत्तर प्रदेश में संरक्षण आयोग का गठन हो, गरीब ब्राह्मणों को मानसिक, जो कर्मकांडी ब्राह्मण है उनको मानसिक पेंशन की व्यवस्था हो, शहीद मंगल पांडे जो हमारे ब्राह्मण समाज के गौरव थे, शहीद मंगल पांडे की प्रतिमा विधानसभा के समक्ष लगाई जाए। अगर यह सब मांगे माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग की पूरा नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं से हम सत्ता का विरोध भी कर सकते हैं। आप ही के समाज के लोगों का मुख्यमंत्री जी पे एक बहुत बड़ा आरोप लगता है कि मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश में इन 9 सालों में ब्राह्मणों को कितने घर उजाड़ दिए, ब्राह्मणों की कितने फर्जी एनकाउंटर करा दिए और कहीं न कहीं ये भी आरोप लगाते हैं आप लोग, आपके समाज के लोग, कि मुख्यमंत्री जी जातिवादी मानसिकता के लोग हैं। तो कैसे मुख्यमंत्री से उम्मीद करते हैं कि वो आपके समाज के हित की बात करेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं यह जो लांछन लगाया जाता है इसका मैं समर्थन पूर्णतः नहीं करता हूं, क्योंकि अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री जी के पास हर जात धर्म के लोग हैं और वह सबकी सुनते हैं। तो मैं यह तो पूर्णतः नहीं कह सकता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी एक जात को लेकर चलते हैं, एक समाज के लिए काम करते हैं। क्योंकि आज उत्तर प्रदेश का मंत्रिमंडल हो, चाहे भाजपा का कोई भी कार्यकाल, कोई भी जो है नेता हो, कहीं ना कहीं वो सबको सामंजस्य बनाकर बैठा के चलने का काम करते हैं। लेकिन केंद्र से लेकर प्रदेश सरकार में जिस प्रकार से, मैं पुनः कहना चाहता हूं, ब्राह्मणों की उपेक्षा हो रही है, यह कदापि बर्दाश्त नहीं है। अगर ब्राह्मणों को, ब्राह्मण समाज के नेताओं को सही स्थान नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं से 2027 में हम लोग चुनाव का और भाजपा का बहिष्कार करेंगे। देखिए, तो आज हमारे साथ जुड़े थे प्रशांत पांडे, जो अधिवक्ता हैं, गोरखपुर में अपना प्रैक्टिस करते हैं और परशुराम सेना के प्रदेश अध्यक्ष कार्यवाहक हैं, महामंत्री थे और समाज से जुड़ी हुई बातें इन्होंने किया और सरकार की भी बातें हुई, जो सरकार की नियमावली चल रही उस पर भी बात हुई और कानून व्यवस्था पे भी बात हुई कि गोरखपुर की कानून व्यवस्था का इस समय माहौल क्या है।